नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे यानी कि कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विरासत के बारे में पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहा जाता है और उसके साथ में विरासत क्या होती है। विरासत के बारे में भी हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में हमने शुरुआत की थी कि विरासत के अंदर जो हमारे जो सबसे पहला टॉपिक आपका था उसके अंदर हम बात कर रहे थे चैत्य, विहार और स्तूपों के बारे में। ठीक है, स्तूप क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। स्थापत्य कला, वास्तुकला का एक टॉपिक आपका था। यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। इस यूनिट के अंदर स्तूप हम पढ़ चुके थे, चैत्य हम पढ़ चुके हैं, विहार हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मंदिर, यानी कि मुख्य रूप से आज का टॉपिक रहेगा मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, गुरुद्वार, सिनेमाघर, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से। ठीक है, ये सभी स्थल जो है धार्मिक स्थलों के अंदर आते हैं जिस पर मानव जो है अपनी आस्था रखता है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व जिस प्रकार से मैंने बताया था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंदर हम इस चीज को जानकारी प्राप्त करे थे कि संस्कृति कहते किसे हैं और सभ्यता किसे कहते हैं। तो संस्कृति किसे कहते हैं, जिस चीज को हम रहते हैं, जिस प्रकार से हम खान पान करते हैं या फिर हम जिस प्रकार की पोशाक हम पहनते हैं, जिस प्रकार का धर्म हम मानते हैं, जिस प्रकार की भाषा हम बोलते हैं, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें मानव अपने हमेशा के साथ में परिवर्तन करता रहता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम संस्कृति कहते हैं। सभ्यता किस चीज को कहते हैं, सभ्यता उस चीज को हम कहते हैं जिसके अंदर मूर्त यानी कि भौतिक या फिर मूर्त रूप से जो है प्रकृति के द्वारा प्रदान होती है और उसमें हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं, उस चीज को हम सभ्यता कह देते हैं। ठीक है, तो सभ्यता यानी कि हमारे आसपास की जो भी चीजें प्राप्त होती है या फिर हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो चीजें हमें प्राप्त होती है, हमारे पूर्वज हमारे आसपास के जो वातावरण में जो चीजें मौजूद होती है जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रदान की जाती है, उनको हम विरासत कह देते हैं कि हमें वो चीज हमें विरासत में मिली। ठीक है, चलिएगा उसके बाद में अगला टॉपिक आपके अगले यूनिट की शुरुआत होने जा रही है जिसके अंदर स्थापत्य कला और वास्तुकला के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्थापत्य कला के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम स्तूपों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बाद में चैत्य, उसके बाद में विहार हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम मंदिरों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार होंगे। चलिएगा, तैयार है तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं मंदिरों में। ठीक है, तो मंदिरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत डिटेल से मंदिरों को समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा मंदिर स्थापत्य कला होती क्या है, इसके बारे में समझेंगे। मंदिर स्थापत्य के अंग कौन कौन से हैं, मंदिर स्थापत्य कला के अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मंदिर निर्माण की शैलियां कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर प्रमुख रूप से मंदिर कहाँ है, मंदिर एवं उनके जो क्षेत्रीय मंदिर है वो किस प्रकार से और कहां पर है उनके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा मंदिर स्थापत्य कला के अंदर 3 यूनिट्स पे बात करेंगे। 3 यूनिट की अगर बात करें तो देखिएगा मंदिर स्थापत्य कला के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से अंग जो है अधिष्ठान है, गर्भगृह है, सिक्कर है, गोफर यानी कि प्रवेश द्वार है, उसके बाद में शीर्षक है। ठीक है, उसके अंदर शीर्षक के अंदर भी 2 प्रकार के शीर्षक होते हैं जिसमें अमलक होता है, अमलक यानी कि कलश के समाज के द्वारा एक स्तूपिक होता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इस चित्र के अंदर माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, शॉर्ट रूप से अगर आप समझना चाहते हैं तो शॉर्ट रूप से आपके सामने ये सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन एक बार हम इसकी परिभाषाओं पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में आकर दोबारा से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मंदिर स्थापत्य कला के क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो चलिएगा हम सबसे पहले क्षेत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा मंदिर स्थापत्य कला के जो अंग है, प्रमुख अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अंगों का जो पहला अंग है उसका नाम है अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या होता है इस चीज को समझते हैं। मंदिरों के अंदर अधिष्ठान जो बना होता है वो कहां पर बना होता है उसके बारे में देखिएगा। ये एक चबूतरा नुमा संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है, चबूतरे की नुमा संरचना होती है जिसके आधार पर बनाकर मंदिरों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, उसके आधार पर ही मंदिरों का निर्माण किया जाता है। नागर शैली में यानी कि नागर जो शैली है उसमें अधिष्ठान शैली जो है एवं एक आवश्यक तक्ष रखती है, एक आवश्यक जगह रखती है, जबकि द्रविड़ शैली में यह आवश्यक तत्व नहीं है। यानी कि द्रविड़ शैली के अंदर एक चबूतरा नुमा जो मंदिर होते हैं उनके ऊपर एक चबूतरा, उनके नीचे एक चबूतरा नहीं बनाया जाता है। किस शैली के अंदर, द्रविड़ शैली के अंदर। लेकिन विशेष रूप से ये किस शैली के अंदर प्रचलित है, तो ये नागर शैली के अंदर प्रचलित है कि नागर शैली के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, नागर शैली के जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब मंदिर चबूतरों के ऊपर बने हुए हैं। यानी कि उसके नीचे धरातल स्तर से एक चबूतरा बनाया जाता है जिसको आप लोग कहते हैं, सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो जिसको आप लोग कहते हैं कुर्सी या फिर नीम जिसको आप कहते हैं। यानी कि मंदिरों की नींव रखने के लिए सबसे पहले एक चबूतरे का निर्माण किया जाता है। चबूतरे के आयताकार एक चबूतरा बनाया जाता है, उसकी ऊंचाई ली जाती है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे या फिर शहरी क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कि सामान्य क्षेत्र में मंदिर जो है आपके घरों से, आपके मकानों से क्या होता है, ऊपरी हिस्से में होता है, यानी कि ऊपर बसे होता है। तो उसका कारण क्या है, यानी कि कौन सी शैली है, तो ये नागर शैली है। और नागर शैली के जो मंदिर बने होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि सभी जो है एक चबूतरा नुमा एक संरचना बनाई जाती है, चबूतरा बनाया जाता है ऊंचा, उसके ऊपर जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता है।
ठीक है। तो ये शैली जो है द्रविड़ शैली में नहीं थी, यानी कि इसका द्रविड़ शैली में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऐसा नहीं था। द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार के होते थे, वो मकानों की शुरुआत नीचे से होती थी, ठीक है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में देखिएगा मंदिर का एक अंग होता है जिसको हम अधिनिष्ठ कहते हैं। अधिनिष्ठ का मतलब समझ में आ गया, यानी कि इसको सामान्य रूप से आप कहें तो चबूतरा कह सकते हैं। इसके बाद में दूसरा होता है गर्भगृह, यानी कि गर्भगृह किस प्रकार का होता है इसके बारे में देखते हैं। यह मंदिर का सर्वाधिक पवित्र भाग होता है। गर्भगृह जो होता है मंदिर का एक सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है, जिसके अंदर किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति जो होती है उसकी स्थापना की जाती है। द्रविड़ शैली में यह आयताकार होता है, जबकि नागर शैली के अंदर ये किस प्रकार का होता है, वर्गाकार होता है। किस प्रकार का होता है, वर्गाकार। देखिएगा आयत और वर्गाकार के अंदर आप अंतर जानते होंगे, नहीं जानता है, चलिएगा। अब हम जब मैथ पढ़ेंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि आयत किस प्रकार का होता है, वर्ग किस प्रकार का होता है। तो देखिएगा गर्भगृह जो होता है इसके अंदर देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की जाती है मंदिर के अंदर रखकर। किस प्रकार से की जाती है, तो देखिएगा जिस प्रकार से ये आपके सामने है, यानी कि एक प्रकार का आयताकार है, ठीक है। एक है वर्गाकार और एक होता है आपके आयताकार। तो देखिएगा मंदिरों की जो स्थापना की जाती है या फिर जो मूर्तियां जो रखी जाती है मंदिर के अंदर, उसको हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह सबसे पवित्र स्थल होता है जिसके अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है। तो वो जो स्थान होता है उसके अंदर दो विशेषताएं आपको याद रखनी है कि गर्भगृह के अंदर जो है द्रविड़ शैली के अंदर तो क्या होता था, आयताकार मंदिर बना, यानी कि मंदिर के अंदर जो स्थान रखा जाता है या जो पवित्र जो जगह होती है जिसको गर्भगृह कहा जाता है, वो गर्भगृह का आकार जो है द्रविड़ शैली के अंदर आयताकार होता है, जबकि जो नागर शैली है उसके अंदर ये वर्गाकार रखा गया है, ठीक है। दो चीजें विशेष ध्यान रखेगा। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका सिक्कर, यानी कि जो सिक्कर मंदिर का होता है वो सिक्कर किस प्रकार का होता है। देखिएगा गर्भगृह के ऊपर का जो विशाल निर्मित संरचना होती है उसको हम सिक्कर कहते हैं, यानी कि गर्भगृह के ऊपर जो विशाल निर्मित जो संरचना होती है, यानी कि सिक्कर आप लोग जानते होंगे मंदिरों के ऊपर वाले जो एक, यानी कि नीचे से चौड़ा, फिर उसके बाद में सकड़ा, फिर उसके बाद में छकड़ा, फिर उसके बाद में छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से एक सिक्कर बंद का निर्माण करते हैं, उसको एक सिक्कर कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो यानी कि शंकु आकृति जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये मंदिर होता है जिस प्रकार से, तो मंदिर के ऊपर देखिएगा इस प्रकार से, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर एक सिक्कर बंद निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मंदिर होते थे, चलेगा। तो नागर शैली के अंदर सिक्कर जो है रेखीय होते थे, जबकि शीर्षक और अम्लक की जो संरचना होती है, जबकि द्रविड़ शैली के अंदर जो सिक्कर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पिरामिड आकार के होते हैं। पिरामिड आकार आप जानते होंगे, यानी कि एक के ऊपर एक रखा जाता है, पिरामिड आकार है, ठीक है। तो जबकि द्रविड़ शैली के अंदर जो है पिरामिड आकार के हुआ करते थे और शीर्षक पर जो है स्तूप की संरचना होती थी, स्तूप की संरचना हुआ करती थी। समझ में आया, स्तूप किस प्रकार का, जिस प्रकार से हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्तूप की संरचना हुआ करती थी, यानी कि देखिएगा सिक्कर दो प्रकार के थे, जिसके अंदर गर्भगृह के ऊपर वाले हिस्से में बनाए जाते थे, दो प्रकार के हुआ करते थे। नागर शैली के अंदर सिक्कर जो होते थे वो रेखीय होते थे, जिसके ऊपर यानी कि कहा जाए तो कलश नुमा आकृति होती थी, ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें कलश बनाया जाता है। दूसरी द्रविड़ शैली की अगर हम बात करें तो पिरामिड आकार के इसमें क्या होते थे, मंदिर बनाए जाते थे। इसके बाद में देखिएगा गोपुरम। गोपुरम क्या होता है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जो कि द्रविड़ शैली का अंग था। द्रविड़ शैली में प्रमुख अंग रहा है जो कि गोपुरम कहा जाता है, यानी कि इसको आप प्रवेश द्वार कह सकते हैं, ठीक है। ये अत्यंत विशाल और क्या होता था, अलंकृत होता था, जिसके ऊपर बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे देवी देवताओं को क्या किया जाता, अंकित किया जाता था, इसको सजाया जाता था, यानी कि इसको सुंदर बनाया जाता था, अलंकृत किया जाता था। गोपुरम की ये विशेषता राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि को दर्शाती थी, यानी कि जिस क्षेत्र के अंदर जो है जिस प्रकार का मंदिर बनाया जाता था जिस समय, उस समय की वहां की आर्थिक किस प्रकार की आर्थिक स्रोत लोगों के पास में है, यानी कि किस प्रकार का यहाँ का क्षेत्र है, कितना अमीर क्षेत्र है या कितना गरीब क्षेत्र है, तो वो उसको दर्शाया करते थे। इसलिए ही तो यहाँ पर जो है बाहरी लोग आकर मंदिरों को तोड़ा करते थे और मंदिरों को लूट कर ले जाया करते थे, क्योंकि दिखावा जो है भारत की संस्कृति में रहा है। ये भारत की संस्कृति में ये आज हमारी खासियत नहीं है, यानी कि आज हमारे पूर्वजों ने ही नहीं बल्कि हमारे जो इनके भी पूर्वज जो लोग थे उन्होंने भी दिखावा करने के बहुत नाटक किया करते थे। वो दिखावा के कारण ही तो आज भारत के पूरे मंदिर तोड़े गए थे। एक समय ऐसा आया था जिसमें भारत के पूरे मंदिर टूट गए थे और पूरे भारत के मंदिरों को लूट कर ले जाया गया था। इसका सीधा सीधा श्रेय मैं एक पर्टिकुलर एक जाति को नहीं देना चाहता हूं कि केवल ब्राह्मण लोग उसकी सेवा करते थे तो ब्राह्मण लोग बोला करते थे, नहीं, इसमें सभी जातियों का कसूर है और सभी वर्गों का कसूर है, क्योंकि वो लोग ही उसमें क्या करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, दान दिया करते थे और वो अपनी समृद्धि का प्रतीक जो है मंदिर से दिया करते थे। क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज देखने को मिलती है कि आसपास के क्षेत्रों में आप लोग देखते होंगे कि आपके ग्राम में अगर कोई अच्छा मंदिर है या फिर कोई छोटा मंदिर है, आपके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा मंदिर बना दिया गया है तो उस गांव को दूर दूर के लोग जानते हैं आज भी,
भी। और दूर दूर के लोग कहते हैं कि यार वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया है, भवन का निर्माण किया गया है, भव्य मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो वो गांव कितना समृद्ध है ये कहा जाता है। आज वर्तमान समय की सोच भी यही है, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर जो है और बदलती हुई विरासत की जो संस्कृति है, जो विरासत के अंदर जो संस्कृति पहले परोसी जाती थी वो परोसी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और आने वाले समय में मंदिरों के नाम से लोगों को नहीं जाना जाएगा, बल्कि आने वाले समय में जो है, अभी वर्तमान समय का दौर तो ऐसा चल रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम से जाना जाता है। आने वाले समय में ऐसा आएगा समय इसमें पॉलिटिक्स के नाम से जाना जा रहा है। पहले का समय, एक समय ऐसा था जब लोग मंदिरों के नाम से गांव को जाना करते थे कि उस गांव में उस नाम का मंदिर है और इतना भव्य मंदिर है, तो लोग उसकी बातें काल्पनिक कथाओं के माध्यम से लोग उनकी बातें किया करते थे। आज वर्तमान समय का दौर ऐसा है कि आज गवर्नमेंट सर्वेंट जिस गांव में ज्यादा है, पॉलिटिक्स में ज्यादा लोग वहां से भाग लेते हैं, तो वो स्थान आज क्या है, बहुत पॉपुलर है। जिस प्रकार से आज बिहार का नाम लेते हैं, बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है, भले से बिहार में गरीबी है लेकिन बिहार के लोगों के लिए आज कहा जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अन्य जो पंजाब या फिर हरियाणा ये फिर ये दिल्ली, इन क्षेत्रों में कहा जाता है कि जो बिहार है, बिहार को आईएएस आईपीएस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा था जिस समय वहां से आईएएस आईपीएस बहुत सारे निकला करते थे, ठीक है। आज उसको हम गढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि आज वर्तमान समय को जो है वो गढ़ जो है उसका तब्दील हो चुका है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली से आज सर्वाधिक जो है आईएएस आईपीएस अधिकारी निकलने लगे हैं। क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट है जिसको आईएएस सिविल सेवा तैयारी करनी होती है वो तुरंत दिल्ली निकल जाता है, तो वहां से ज्यादा लोग बनने लगे हैं। वैसे स्थल निवास जो होता है वो धरातल से होता है, और धरातल ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र से यानी कि उसका राज्य, ठीक है, तो उसका राज्य से होती है। तो इस प्रकार से कहा जाता था, एक समय था। लेकिन आने वाला समय किस प्रकार का आएगा, ये टेक्नोलॉजी या साइंस ही जाने कि आने वाला समय कैसा रहेगा, चलेगा। तो इस प्रकार से लोगों को जाना जाता था। इसलिए क्या करते थे कि जो प्रवेश द्वार होता था उसको क्या करते थे, लोग सजावटी रखा करते थे, सजाते थे, और उसमें सोना चांदी के जो आभूषण हुआ करते थे उनका भी क्या करते थे, कलात्मक रूप से उसकी रचना किया करते थे। कहीं कहीं जगहों पर तो ऐसा तक देखा गया है, कई सारे मंदिर तो ऐसे थे जिन पर सोने या चांदी के गेट तक लगाए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के मंदिर हुआ करते थे। चलिएगा, अब बात करते हैं प्रकोटा यानी कि दीवार किस प्रकार की होती थी मंदिरों की, इसके बारे में बात करते हैं। द्रविड़ मंदिरों के अंदर जो गोपुरम में बनाए जाने वाले जो एक बड़ा कारण था उसके दीवारों से घिरा होना था, और नागर शैली के मंदिर यहाँ पर प्राय नहीं पाए जाते थे। यानी कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे वो गोपुरम बनाए जाते थे, यानी कि एक मार्ग के माध्यम से, यानी कि एक प्रवेश द्वार बनाया जाता था। इसका एक बड़ा कारण इसलिए था क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में, यानी कि इसके आसपास क्या बनाई जाती थी, दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है। नागर शैली के मंदिर प्राय यहाँ पर नहीं पाए जाते थे। इस प्रकार के मंदिरों की निर्माण शैली, तो इस प्रकार के ये तो 5 तो जो है मंदिरों के प्रमुख अंग हो गए हैं। 5 अंग आप जान गए होंगे कि 5 अंग कौन कौन से होता है। अब बात कर लेते हैं मंदिर निर्माण शैली के बारे में। एक बार पहले चित्र पर हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा अगर हम चित्र के ऊपर इसका विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, ये आपके सामने एक मंदिर दिख रहा होगा, यानी कि आपका ध्यान केवल जहां पर मैं लाइन खींच रहा हूं वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यानी कि देखिएगा, ये आपको एक मंदिर दिख रहा है, यानी कि ये नागर शैली का मंदिर मैंने आपको बताया जिस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर एक द्रविड़ शैली का मंदिर है। किस प्रकार का मंदिर है, ये द्रविड़ शैली का है और ये नागर शैली का है। नागर शैली और द्रविड़ शैली में दोनों में हम अभी अंतर स्पष्ट कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम 5 भागों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मंदिरों के 5 प्रमुख अंग होते थे। अधिष्ठान आप जान गए, यानी कि एक चबूतरा बनाया जाता था, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते थे, अधिष्ठान कहते थे। यानी कि जिस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर एक प्रकोटा बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, प्रकोटा। ये किस प्रकार की आकृति का होता था, ये प्रकोटा जो है ये भी मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें बनाई जाती थी उसको प्रकोटा कहा जाता था, और इसके यहाँ पर एक गेट बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, गेट, जिसको गोपुरम कहते थे, यानी कि प्रवेश द्वार जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये प्रवेश द्वार बनाया जाया करता था। तो ये तो द्रविड़ शैली की बात हो गई। अब बात करते हैं हम नागर शैली की। नागर शैली के अंदर देखिएगा, इस प्रकार का मंदिर बनाया जाता था। यहां पर जो है वर्गा आकार, किस प्रकार की, वर्गा आकार की आकृति में जो है मंदिर बनाया जाता था। इस प्रकार का वर्गाकार मंदिर, ठीक है। तो इसके अंदर गर्भगृह इस प्रकार का होता था। अब यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति, वर्गाकार का मतलब आप समझ गए होंगे, देखिएगा इस प्रकार से, यानी कि एक विशेष छोटे में। आयत का अगर हम बात करें तो उसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आयताकार के अंदर गर्भगृह जो हुआ करता था वो इस प्रकार की आयताकार आकृति में हुआ करता था, ठीक है। तो आयताकार आकृति के अंदर इस प्रकार के मंदिर हुआ करते थे।
इसके अंदर जो है जो भी देवी देवता जो होते थे उनकी मूर्तियां रखी जाती थी, ये सबसे पवित्र स्थल माना जाता था। इसके बाद में देखिएगा इसके ऊपर की हम बात करते हैं, सिक्कर हो गया। अब बात करते हैं सिक्कर की, गर्भगृह के बाद में सिक्कर। देखिएगा नागर शैली के अंदर जो सिक्कर बनाया जाता था वो इस प्रकार का सिक्कर होता था जिसको हम शंकु आकृति देते हैं। किस प्रकार की आकृति, यानी कि इसको आप त्रिभुज या शंकु आकार की दे सकते हैं, ठीक है, ये शंकु आकृति हो गई। इसके बाद में जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे वो किस प्रकार के होते थे, तो पिरामिड सिक्कर यानी कि पिरामिड आकृति के हुआ करते थे, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और उसके बाद में एक स्तूप निकाला जाता था ऊपर, यानी कि जिसको आप सिक्कर मंदिर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अमलक यानी कि कलश की आकृति जो है नागर शैली के मंदिरों के ऊपर कलश की आकृति के रूप में बनाया जाता था, जिसको हम लोग अमलक कहते थे। और जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे इसके ऊपर जो शिखर बनाया जाता था उसको स्तूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर मंदिरों के अंग आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मंदिर निर्माण की शैलियां, मंदिर कौन कौन सी शैलियों में निर्मित थे, किस प्रकार के शैलियां हुआ करते थे। देखिएगा मंदिर निर्माण करने के लिए 3 शैली प्रमुख भारत में मानी जाती है वैसे तो। देखिएगा पहली जो है एक नागर शैली है, पहली शैली है जिसका नाम है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है वैशाख शैली, ठीक है। तो 3 शैलियों के अंदर हुआ करते थे। नागर शैली किस क्षेत्र को कहा जाता था, या नागर शैली के मंदिर किस शैली मतलब किस क्षेत्र में निर्मित थे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो वो आपके हिमालय से विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसके बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से के अंदर जो मंदिर बनाए जाते थे वो नागर शैली से निर्मित थे। सर्वाधिक मंदिर क्या थे, नागर शैली से निर्मित थे। इसके बाद में द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली की अगर अपन बात करें तो द्रविड़ शैली जो है कृष्णा नदी जो घाटी है, यानी कि कृष्णा नदी की जो घाटी है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के यानी कि दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में द्रविड़ शैली के मंदिर निर्मित थे। यानी कि उत्तरी अगर हम बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपका जो है नागर शैली है और उससे नीचे द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए जाते थे। इसके बाद में वैशेर शैली की बात करें तो देखिएगा नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण एक रूप था जिसको वैशेर शैली कहा जाता था, और ये जो है विंध्याचल से कृष्ण नदी तक ही फैला हुआ था। लेकिन ये भी जो है यानी कि सर्व क्षेत्रों में थे, जो कि एक मिश्रण रूप निकल कर आया बाद में दोनों का, और मिश्रण रूप निकल कर आया तो हर जगहों पर इनके मंदिर बनने लगे। तो कुछ मंदिर इस शैली के भी थे और कुछ जो थे, वैसे मुख्य रूप से 2 शैलियां बांटी जाती है, नागर और द्रविड़ शैली। 2 चीजें आपको याद रखनी है, नागर शैली यानी कि कभी कभार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका आंसर एक अनुमान के माध्यम से और एक एक्सपीरियंस जिसको मैं कहता हूं हमेशा, अनुमान लगाया जाता है और अनुमान लगाकर ही आपको आंसर देना होता है। प्रीलिम्स में अधिकतर क्वेश्चनों के ऊपर अनुमान चलता है, कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म कोई भी सवाल का आंसर, यानी कि यूपीएससी का जो पेपर होता है प्रीलिम्स, उसमें आप लोगों को पता है कि सवाल की प्रवृत्ति कैसी होती है। सवाल की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उसका आंसर आप दे ही नहीं पाओगे, और आंसर नहीं दे पाओगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। और अनुभव चाहिए तो अनुभव किस प्रकार का चाहिए वो चीज भी आप देख लीजिएगा। तो अनुभव इस प्रकार का आपको होना चाहिए कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि जिस प्रकार से मान लीजिए स्थापत्य कला का टॉपिक आया, यहां से एक सवाल बनता है कि जो मंदिर है, मान लीजिए कोई भी मंदिर XYZ मंदिर पूछ लिया जाता है कि इस मंदिर की शैली कौन सी थी। आपके दिमाग में आया कि यार मंदिर की शैली है, तो सबसे पहले आपको लोकेशन पता करनी होगी कि मंदिर कहाँ है, किस क्षेत्र का मंदिर था। अगर प्राचीन मंदिर पूछ रहा है तो किस क्षेत्र का मंदिर था। अगर आपके दिमाग में आ गया कि उत्तरी क्षेत्र का मंदिर था भाई, तो उत्तरी क्षेत्र का मंदिर था, तो आपको कंफर्म है कि या तो ये वैशेर शैली का है या फिर ये नागर शैली का है। अगर मान लीजिए आपको पता चल गई लोकेशन कि ये दक्षिणी दिशा का है या फिर दक्षिणी क्षेत्र का मंदिर है, तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि ये मंदिर द्रविड़ शैली का है। तो आप आंसर लगाएंगे तो वो अनुमान आपका जो है, वो एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो आपका है, वो वहां पर काम कर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत फायदा मिल जाता है। तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी लोकेशन और उसकी काल्पनिक शक्ति में जो आपकी आपकी जो काल्पनिक शक्ति होती है उसमें उस चीज की लोकेशन आप देखिएगा। और लोकेशन एक बार आप मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करिएगा कि अच्छा ये भारत है और भारत के 2 भाग हम कर लेते हैं, एक उत्तरी भाग है और एक दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग के जो मंदिर थे उनको द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता था, और ऊपर वाले जो क्षेत्र है यानी कि उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, उसको हम नागर शैली के नाम से जानते थे। अब ऊपर वाले जितने भी मंदिर होंगे वो नागर शैली के होंगे। लगभग पूरे मंदिर, लगभग जो मंदिर है उत्तर से यानी कि उत्तर दिशा के जो लगभग उत्तरी भारत के जो लगभग मंदिर है वो किस शैली के होंगे, वो नागर शैली के होंगे। और दक्षिणी शैली के जो लगभग मंदिर है वो द्रविड़ शैली के होंगे। लेकिन कुछ मंदिर अपवाद स्वरूप इनमें से भी वैशेर शैली के होंगे, जो कि मिश्रित शैली, यानी कि ये इस शैली के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि इस शैली का प्रारंभ कैसे होता है। यानी कि इस शैली मिश्रण मंदिर बनाए जाते हैं, तो मिश्रण मंदिर किस प्रकार के हुआ करते थे उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ये किस समय के किस काल की बात करेंगे। इसके अंदर आपको कालक्रम ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मंदिर का निर्माण किस कालक्रम में हुआ था, तो आप इस मंदिर को भी आप स्पष्ट तरीके से पहचान जाओगे। ठीक है, चलिएगा।
आगे चलते हैं, यहां तक कंप्लीट है सभी लोग। तो देखिएगा, हड़प्पा कालीन मंदिर, वैदिक काल, महाजनपद काल, बुद्ध मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल, इनके मंदिरों के बारे में भी आपको चर्चा करनी है थोड़ी सी। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं मंदिर निर्माण शैलियां, यानी कि कौन कौन सी शैलियां थी, उन शैलियों के बारे में प्रमुख हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नागर शैली के बारे में। नागर शैली के मंदिर किस प्रकार के से देखेगा, तो देखिएगा, नागर शैली के जो मंदिर थे, नागर शैली के मंदिर जो है चतुष्कोणीय, यानी कि चतुष्कोणीय मंदिर हुआ करते थे। और यह गर्भगृह जो है इसका वर्गाकार हुआ करता था, तथा मंदिर का जो शिखर होता था वो रेखीय और शीर्षक पर हुआ करता था, जिसको अमलक की संरचना होती थी, यानी कि एक कलश नुमा संरचना हुआ करती थी। मंदिरों में जो है सभा भवन हुआ करते थे, तथा किस प्रकार के प्रदक्षिण पथ भी हुआ करते थे, जिसके अंदर लोग क्या करते थे, यानी कि भ्रमण करते थे, ठीक है, या फिर उसके आप लोग परिक्रमा लगाते हो। ये मंदिर हिमालय से विंध्याचल माला तक दिखाई देते हैं। विंध्याचल पहाड़ जो है वहां उसकी जो पहाड़ी है वहां तक दिखाई देते हैं। और उड़ीसा के मंदिर शुद्ध जो है नागर शैली से बने हुए हैं। लगभग उड़ीसा के जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो उड़ीसा के जो मंदिर है वो लगभग जो है किस शैली से बने हुए हैं, नागर शैली से बने हुए हैं, ठीक है, और नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में देखिएगा द्रविड़ शैली। अब नागर शैली हो गई, द्रविड़ शैली के मंदिर। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि उड़ीसा में जितने भी मंदिर हैं वो किस शैली के हैं, नागर शैली के हैं, ठीक है। चलेगा, अब हम बात कर लेते हैं द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली की जो मंदिर थे, इस शैली के मंदिरों में क्या होते थे, अष्टकोणीय हुआ करते थे। ये किस प्रकार के मंदिर हुआ करते थे, तो देखिएगा ये चतुष्कोणीय हुआ करते थे, यानी कि 4 कोने वाले। चतुष्कोणीय यानी कि छोटी आकृति के हुआ करते थे। ये अष्टकोणीय हुआ करते थे, यानी कि ये आयताकृति होते थे। तो आयत के कितने फलक, अष्ट, यानी कि अष्टकोणीय संरचना से युक्त हुआ करते थे ये लोग, ठीक है, ये मंदिर। तो इसका गर्भगृह जो होता था वो भी आयताकार हुआ करता था, तथा शिखर जो है प्रामीण आकृति का हुआ करता था, और जिसके शीर्षक पर जो है स्तूप होता है, स्तूपिक जो होता था वो बना हुआ होता था। और द्रविड़ मंदिरों में प्रवेश हेतु जो है गोपुरम यानी कि अत्यंत आकर्षक बनाया जाता था। जो प्रवेश द्वार है, आज भी आप कई बार जो है, आप अगर आप साउथ की फिल्म अगर आप देखते हैं तो साउथ की फिल्मों में आज भी आप देखते होंगे कि कई सारी जो अधिकतर मूवीज है वो उनकी कला संस्कृति को और वो अपनी वहां की संस्कृति और सभ्यताओं को, वहां के मंदिरों को, वहां के भवनों को उजागर करते हैं, यानी कि उन फिल्मों में जो है उनकी संस्कृति का वो क्या करते हैं, विस्तार, यानी कि एक तरीके से क्या करना चाहते हैं, यानी कि प्रचार प्रसार करते हैं। हर फिल्म आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि जो साउथ की जो मूवीज होती है, उन मूवीज के अंदर जो स्टोरी बनाई जाती है वो खासतौर पर मंदिरों को लेकर बनाई जाती है। मंदिरों को लेकर, धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर, या फिर वहां के पोशाक को लेकर, वहां के बोलचाल को, वहां के रहन सहन को, वहां का खान पान को लेकर, उन क्षेत्रों में उन चीजों का ज्यादा प्रचलन है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ करते थे, यानी कि आज भी अगर आप साउथ की मूवी देखते हैं तो उसके अंदर जो मंदिरों के जो प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं वो बहुत अग्रणी हिस्से में बनाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारा पीछे जो है बहुत सारी जगह छोड़ी जाती है और आगे उसका दरवाजा बनाया जाता है मंदिर का, जो वर्तमान समय में उत्तरी भारत के अंदर भी प्रचलित है। उत्तरी भारत के जितने भी नए मंदिर बन रहे हैं उसके अंदर उसी शैली का प्रयोग किया जा रहा है अभी भी। लेकिन अभी वर्तमान समय में वैशेर शैली के मंदिर ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि अब मिश्रण हो चुका है, सारे प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि सभी चीजों को मिश्रण करके बनाया जाता है। तो पर्टिकुलर दक्षिण की हम बात करते हैं तो दक्षिण दिशा के जितने भी मंदिर है उनके अंदर आप आज भी देखेंगे तो घर के दरवाजे देखिए, या फिर मंदिर देखिए वहां पर, या फिर किसी भी प्रकार के गिरजाघर देखिए, या कोई भी भवन आप वहां पर देखेंगे तो उसको अत्यंत जो शोभनीय जो बनाया जाता है वो उसके प्रवेश द्वार को बनाया जाता है कि यानी कि इंसान प्रवेश करता है तो प्रवेश द्वार जो होता है उसी से कल्पना कर लेता है, उसी से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का मंदिर है, या फिर ये किस प्रकार का भवन है, या फिर ये किस प्रकार का सभागार है। तो उन चीजों का पता लगाने के लिए उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यानी कि उसका प्रवेश द्वार, ठीक है। तो प्रवेश द्वार बहुत अत्यंत आकर्षक बनाया जाता था। द्रविड़ शैली में ये मंदिर जो है सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का संलग्न हुआ करते थे, यानी कि उसका प्रतीक हुआ करते थे, उत्पादन एवं व्यापार का हिस्सा लेते थे, तथा निर्माण कार्य जो हुआ करता था, यानी कि किस प्रकार से हेतु आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में कर्ज भी देते थे और उस पर ब्याज प्राप्त करते थे। इसी तरह से बैंकिंग गतिविधियों से युक्त हुआ करते थे। इनकी ये भूमिकाएं इन्हें उत्तरी भारत के मंदिरों से अलग करती हैं, और साथ ही में ये जो है सामाजिक उत्साह, विवाह आदि के केंद्र हुआ करते थे, इसलिए इनका आकार प्रकार भी विशाल हुआ करते थे। वही बात आ गई मैं जिस प्रकार से साउथ मूवीज की बात कर रहा था। आज भी कई बार आप लोग देखते होंगे कि साउथ मूवीज की जो शूटिंग होती है अक्सर जो है मंदिर परिसर में की जाती है, मंदिर परिसर में शूट की जाती है, क्योंकि वहां पर मंदिर जो है विशाल काय बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके विवाह हो या फिर कोई उत्साह हो, कोई त्योहार हो या फिर कोई भी मेला हो, उन चीजों का आयोजन जो है मुख्य रूप से वहां पर मंदिरों में किया जाता है, इसलिए ऐसा था।
और वहां पर मंदिरों को लेकर जो है क्या हुआ करता था, मंदिरों को लेकर यानी कि हर बार जो पैदावार होती है या जो उत्पादन होता है उनके पास में, या फिर जो पैसा उनके पास में बचता है पर साल का, उस साल में से वो क्या करते हैं, जिस प्रकार से यानी कि वो अपना हिस्सा जिस प्रकार से डोनेट करता है, यानी कि मंदिर के लिए क्या करते हैं, अपना हिस्सा डोनेट करता है और उसके विकास में वो पैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी समृद्धि का एक प्रतीक था, और ये जो समृद्धि का प्रतीक था वही उत्तरी भारत के मंदिरों से दक्षिणी भारत के मंदिरों को अलग करता है और एक अलग संस्कृति का क्या देता है, संदेश देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसेर शैली की। बेसेर शैली किस प्रकार की शैली हुआ करती थी, देखिएगा। बेसेर शैली वैसे मुख्य रूप से दोनों का मिश्रण रूप था। अब देखते हैं मंदिरों का निर्माण की बेसेर शैली में नागर और जो द्रविड़ शैली है, नागर शैली व द्रविड़ शैली का मिश्रण मिलता है। ये शैली जो है विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी के तट तक और कृष्णा नदी के तट के क्षेत्रों तक मिलती है। इस शैली का प्रमुख मंदिरों में जो है हाथसेन शासक के द्वारा मसूर के हेलीबीडिया में बनाया गया जो हाई सेलेवेश्वर जो महादेव है उसका मंदिर बनाया गया प्रमुख रूप से। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से एक मंदिर देखने को मिलता है। नागर शैली के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में हम अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो हाई सेलेश्वर का जो मंदिर है वो मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो हाथाशाल शासक था उसके द्वारा निर्मित किया गया था। कहां पर बनाया गया था, तो मसूर में बनाया गया था, और मसूर में एक हेलीबेटा में बनाया गया था। मसूर में भी एक जगह है जिसका नाम है हेलीबेटा जगह। हेलीबेटे जगह में जो है हाइलेश्वर महादेव या फिर आइलेश्वर का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो वैसे शिव शंकर का मंदिर है लेकिन इसको हाइलेश्वर कहा जाता है। तो हाइलेश्वर के नाम से भी आप जान सकते हैं इसके महादेव, अगर आप नाम के आगे अगर महादेव लगाते हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज बताइएगा, ये वही मंदिर है। चलेगा, अब हम बात कर लेते हैं नागर शैली के प्रमुख मंदिरों के बारे में। नागर शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। नागर शैली के प्रमुख मंदिर जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन मंदिरों की, यानी कि गुप्त काल में जो मंदिर थे वो किस प्रकार के मंदिर हुआ करते थे। तो देखिएगा, गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ करता था। गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए वो किस प्रकार के, यानी कि ऊंचे चबूतरे पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई होती थी। चारों तरफ क्या बनाई जाती थी, सीढ़ियां बनाई जाती थी। उसके बाद में मंदिरों के अंदर जो मंदिरों के भीतर जो है एक गर्भगृह हुआ करता था, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी, और गर्भगृह में एक प्रवेश द्वार होता था जो कि एक बहुत बढ़िया अलंकृत हुआ करता था, और इसके चारों ओर मंदिर की छत यानी कि प्राय समतल होती थी, किंतु मंदिर का जो शिखर होता है वो शिखर युक्त लगा हुआ होता था। जैसे देवगढ़ यानी कि झांसी के अंदर मंदिर है जिसका नाम है 10 अवतार। 10 अवतार मंदिर का एक एग्जाम्पल दिया गया है। मंदिर मुख्यतः पत्थरों से बने हुआ करते थे, किंतु कुछ एक मंदिर जो है ईंटों से भी बनाए गए हैं, जिसमें से कानपुर का एक भीतर गांव का एक मंदिर है वो ईंटों से बनाया गया है। मंदिर के भीतरी भाग में जो है सादा होता था और उसके चौखट पर जो है शंख का चिन्ह बना हुआ होता था, और गुप्त काल के मंदिरों की शैली का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार की शैली का तो देखिएगा, जिसमें से प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। उड़ीसा का एक मंदिर है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि मांडवा सभा भवन हुआ करता था। फिस्ट, जिसको आप लोग अधिष्ठान कहते हैं, अधिष्ठान यानी कि चबूतरे को कहा जाता था। मस्तक, जिसको शीर्षक आप लोग कहते हैं, यानी कि अमलक, जिसको ऊपरी हिस्सा कहा जाता था, यानी कि एक भाषा है। जगमोहन जिसको किसको कहते थे, मंडप यानी कि सभा भवन जो हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, जगमोहन कहा जाता था। फिस्ट किसको कहा जाता था, तो फिस्ट उस जगह को कहा जाता है जिसको अधिशिष्ट हम कहते हैं। अधिशिष्ट का मतलब होता है चबूतरा। ठीक है, तो ये प्राचीन काल के नाम है। मस्तक किसको कहते थे, यानी कि सिर के ऊपर, यानी कि शीर्ष, जिसको अमलक हम लोग कहते थे। इसके बाद में गाड़ी, यानी कि गाड़ी किसको कहा जाता था, शिखर को। गाड़ी जो होता था वो शिखर को कहा जाता है, ऊपरी हिस्से को। इसके बाद में देवालय या देवल, उसको किसको कहा जाता था, देवालय या देवल जो है प्राचीन समय में किसको कहा जाता था, तो गर्भगृह को कहा जाता था। ठीक है, चलेगा। उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों के अंदर पुरी के निकट कर्णिका का एक सूर्य मंदिर है। यह अश्व द्वार खींचा जाने वाला विशाल पहियों वाला सूर्य देव का एक आकाश रथ के अंदर परिकल्पनाओं पर आधारित है। इस मंदिर के विभिन्न चित्रों का अलंकरण मिलता है जो कि पृथ्वी के जीवन को एक आनंद और सूर्य की ऊर्जा देने की शक्ति दर्शाता है। और इस मंदिर के अंदर ब्लैक पगड़ी भी कहा जाता, ब्लैक पोगट कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है नारसिंह प्रथम ने करवाया था। इसी तरह से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी अवंती वर्मन ने चौंडगोंग ने करवाया था। ठीक है, तो ये प्रमुख मंदिर है जिसके बारे में हम प्राचीन भारत के इतिहास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी क्लास संस्कृति के अंदर टॉपिक आया तो आप लोगों को पढ़ा देना उचित होगा। ठीक है, खजुराहो का मंदिर आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण जो है बुंदेलखंड क्षेत्रों में चंदेल शासकों के द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी में किया गया था। ये मंदिर जो है नागर शैली के अंतर्गत बनाए गए थे। ये बने हुए जो मंदिर है वह शैव, वैष्णव एवं जैन धर्म को संबंधित है। इसलिए एक विद्वान जो था जिसका नाम था कारगसन का कहना है कि खजुराहो का जो मंदिर है वो सांप्रदायिक
सोहदर का प्रेरणा से निर्मित हुआ है। सोहदर से क्या हुआ है? प्रेरणा से निर्मित हुआ मंदिर हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता आप लोग देख लीजिए। इन मंदिरों का निर्माण जो है खुले स्थानों पर हुआ करता था। जो प्राचीन काल के जो मंदिर थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो इन मंदिरों का निर्माण जो है खुले स्थानों पर हुआ करता था। इसके चारों ओर कोई भी दीवार नहीं मिलती थी। ये मंदिर बलुव पत्र से बने हुआ करते थे। बलुव जो पत्र होता है उससे बने हुआ करते थे। मंदिर एक ऊंचे अधिष्ठान पर बनाए जाते थे, जहां पर अत्यंत भव्य शिखर और जालीदार खिड़कियों का निर्माण किया जाता था। मंदिर के शिखर पर जो है कलश और अम्लिकाओं की रचना की जाती है या फिर संरचना मिलती है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था और ये बनाए गए जो मंदिर होते थे उसको पंचयान शैली में निर्मित होते थे। किस प्रकार की शैली थी? पंचयान शैली जो थी उसमें निर्मित ये मंदिर हुआ करते थे। इसके तहत में एक मुख्य मंदिर हुआ करते थे जिसकी चारों दिशाओं में क्या होते थे? अतिरिक्त मंदिर बने होते थे। एक मंदिर इस प्रकार का भी था जिसकी चारों दिशाओं में मंदिर, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बने हुआ करते थे। खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में जो है कंदराई महादेव का जो मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, चतुर्भुजी मंदिर है और पार्श्वनाथ का प्रमुख मंदिर है। ठीक है, खजुराहो के अंदर ये 4-5 मंदिर प्रमुख है, याद रखिएगा। राजस्थान, गुजरात और समूह मंदिर, यानी कि राजस्थान और गुजराती जो शैली थी या फिर इसके जो क्षेत्र के जो प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्वयं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और साथ ही में गुजरात जो है हमारे पास ही क्षेत्र है या फिर पास ही राज्य है। तो ऐसा मत समझिएगा कि सर ने सिलेबस से आउट पढ़ाया क्योंकि खुद का राज्य है तो इसलिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस के अंदर जो चीजें दी गई है वही चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो हम राजस्थान गुजरात के समूह के जो मंदिर है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एरिया जो है यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ पड़ता है, तो पश्चिम दिशा की तरफ पड़ते हैं तो इसकी कोई शैली निर्मित नहीं है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान व गुजरात क्षेत्र में जो है सोलंकी शासकों का संरक्षण में विभिन्न मंदिरों का निर्माण हुआ था। राजस्थान में आबू पर्वत के पास में देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण नागर शैली से संबंधित था। मंदिर के अंदर बना हुआ गुंबद और प्रवेश द्वार जो है उल्लेखनीय है और प्रवेश द्वार पर 9 ग्रह को अंकन किया गया है। इसकी उल्लेखनाएं विशेष इसलिए है क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ये छत के केंद्रीय जो भाग है वहां से बना हुआ कोष्टक यानी कि महराऊ जिसको आप कहते हैं, महराऊ की संरचना का प्रतीक होता है, जबकि वास्तव में महराऊ का प्रयोग नहीं किया जाता है। गुजरात में जो है बलुव पत्थर से बने हुए मंदिर जिसका उल्लेखनीय इनमें से प्रमुख मंदिर है, जैसे मोढेर का एक सूर्य मंदिर बना हुआ है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये प्रमुख मंदिर रहे हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं द्रविड़ काल की शैली के मंदिर। द्रविड़ काल की शैली, ये प्राचीन काल के मंदिर प्रमुख थे। अब हम बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों के बारे में। द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार के होते थे? पहले बात करते हैं पल्लवी काल के। तो पल्लवी काल के मंदिर किस प्रकार के हैं? तो देखिएगा, महेंद्र वर्मन की जो शैली थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। मंडपा यानी कि मंदिर सादा और साधारण मंदिर बनाया करता था वो। इसके बाद में मल्लवी शैली जो कि नारसिंह वर्मन फर्स्ट के समय की बात कर रहा हूं, जो कि रथ मंदिरों का निर्माण करवाता है, जिसमें से एकश्मिक यानी कि एक ही पहाड़ी को काटकर बनाए गए मंदिर जिसको हम क्या कहते थे, यानी कि सप्त पोंगड़ कहा जाता है। जिस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सूर्य मंदिर, कोंकणी सूर्य मंदिर, ठीक है, उड़ीसा का जो कोंकणी सूर्य मंदिर का एक एग्जांपल मैंने अभी हाल ही में दिया है जस्ट थोड़ी देर पहले। तो सप्त पोंगड़ जो है उसको कहा जाता था, यानी कि एक पहाड़ को काटकर जो मंदिर का निर्माण किया जाता था, एक पूरे पहाड़ी को काटा जाता था। ये ऐसा समय, यानी कि ये किस समय की बात कर रहा हूं मैं, तो ये समय है आपका द्रविड़ शैली या द्रविड़ काल की शैली, जिसको अगर हम बात करें तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे उसके समय काल की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद में देखिएगा राजसिंह शैली, यानी कि नरसिंह वर्मन जो सेकंड है उसके समय में क्या हुआ, इसमें इमारतों का निर्माण करवाया करता था, इमारती मंदिर हुआ करते थे इस समय में। इसके बाद में देखिएगा नंदी वर्मन कला के समय की अगर हम बात करते हैं तो पल्लवी काल जो है मंदिर स्थापत्य है उसके द्रविड़ शैली से संबंधित है। पल्लवों की जो वास्तुकला है उसका कोष्ठ कला से युक्त हुआ करते थे और पहाड़ियों को काटकर जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता था, नई शैलियों का निर्माण किया जाता था, नई शैलियों का विकास हुआ। शासकों के नाम पर आधारित मंदिरों का निर्माण 4 प्रमुख शैलियों को विकसित किया गया है। जिस प्रकार से पहली शैली महेंद्र वर्मन शैली, यानी कि जिस समय उस समय के जो शासक हुआ करते थे उस शासकों के समय में जो मंदिर हुआ करते थे उन मंदिरों को उन्हीं शैलियों का नाम दिया गया है जो शासक का नाम हुआ करता था। तो ये सबसे अच्छी बात है कि महेंद्र वर्मन के समय जो थे, महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट था उस समय की जो शैली है उसको महेंद्र वर्मन शैली नाम दिया गया है। तो उसके बारे में बात करते हैं। इस शैली का मुख्य रूप से जो चट्टानें होती थी उसको काटकर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इसके दौरान मंदिरों को जो है मंडप कहा गया है, मंडप यानी कि मंदिर कहा जाते थे। इसी तरह से बने हुए मंडप जो है सादगीपूर्ण होते थे, सिंपल हुआ करते थे। ये बने हुए पंच पांडव जो गुफाएं हुआ करती थी उनके मंदिर हुआ करते थे। एक तरफ करसन को और एक तरफ गोवर्धन पर्वत के जो है
उठाए हुए दिखाई देते थे। एक तरफ कृष्ण को उठाए हुए, एक तरफ गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाई देते थे, दूसरी तरफ जो है गाय को दुहाते हुए और उनको दिखाया गया है। यानी कि गाय का दूध पीते हुए, गाय का दूध निकालते हुए कृष्ण को दिखाया गया है, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाया गया है कृष्ण को, और कृष्ण का एक बाल्य रूप भी दिखाया गया है। तो ये महेंद्र वर्मन जो पस्ट था उसके समय के चित्रशैली है और उस समय की कला है। इसके बाद में देखिएगा ममल्ला शैली जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस शैली का रथ जो है, इस शैली के जो मंदिर होते थे प्रमुख, वो रथ यानी कि रथ के ऊपर बनाए जाते थे, यानी कि रथ की आकृति दिया करते थे और उसके बाद में उसके ऊपर एक मंदिर बनाया जाता था जो कि पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया जाता था। तो मंदिरों का निर्माण किया जाता था। रथ मंदिर यानी कि एक स्मारक हुआ करता था। इन रथों पर जो मंदिरों का सामूहिक रूप से जो है सप्तगोड़ा कहा जाता था। इन्हें प्रमुख देवता या फिर प्रमुख देवी देवता जो हुआ करते थे वो धर्मराज रथ यानी कि सबसे बड़ा हुआ करता था, और इसमें शासक जो है नरसिंह वर्मन की मूर्ति बनी हुई है। और अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, द्रौपदी रथ ये सब सबसे छोटे हैं। ये रथ मंदिर जो है मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध थे और इनमें देवी देवताओं तथा शासकों की प्रतिमाएं बनी हुई है। इसके बाद में राजा सिंह शैली यानी कि नारसिंह वर्मन द्वितीय की जो शैली है उसको राजा सिंह शैली कहा जाता था। इस शैली के मंदिर जो है ईंटें एवं पत्थर दोनों से निर्मित थे, अर्थात इमारतें और मंदिर दोनों बने हुए थे। इस शैली में प्रमुख मंदिर थे। कांची का कैलाशनाथ मंदिर प्रमुख था इसमें, और इनमें से शिव पार्वती का नृत्य करते हुए प्रयोगात्मक को दर्शाया गया है तथा महाबलीपुरम का जो समुद्री तटीय पर जो मंदिर बनाया गया उसका भी उल्लेख इसमें प्रमुख किया गया है। ठीक है, तो इसका परिचय क्या है? द्रविड़ शैली की जो कला है उसकी विशेषता दिखती है। संरचना क्या है? इस शैली का विकास जो है चोला वास्तुकला से दिखाई पड़ता है। इस शैली का जो संदर्भ है वो किस शैली से है? तो इस शैली का चोला वास्तुकला से दिखाई पड़ता है, यानी कि चोला जो वंश था उस शैली से इसका मिलता जुलता थोड़ा सा मिलन मिलता है, क्योंकि इसमें इमारतें की भी निर्माण किया गया है। इसके बाद में देखिएगा नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली क्या है देखिएगा, तो इस शैली के मंदिर जो है अत्यंत छोटे बने हुआ करते थे और बहुत छोटे मंदिर बनाए जाते थे। पल्लवियों की राजनीतिक कमजोरी को दर्शाता है ये मंदिर। इसके बाद में चोला वास्तुकला क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, अगर टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं तो देखिएगा। तो देखिएगा चोला मंदिर जो है स्थापत्य को द्रविड़ शैली के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये द्रविड़ शैली के पूर्ण विकास देखे जा सकते हैं, जिसके आधार पर पल्लवी काल ने तैयार किया है और चोलाओं ने 10वीं से 11वीं शताब्दी के समय में जो है दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। इस विशालता को दर्शाने के लिए उनके मंदिरों का निर्माण में मिलता है। इन मंदिरों में जो पिरामिडनुमा शिखर बने हुआ करते थे और विशाल गोपुरम तथा पूरी मंदिर जो हुआ करते थे उसका एक प्रकोटा यानी कि एक दीवार बनी होती थी जिससे वो घिरा हुआ करते थे, और ये प्रमुख मंदिर इसके निम्नलिखित थे। तो प्रमुख मंदिर देख लीजिएगा एक बार। तंजौर का जो है बहादेश्वर मंदिर जिसका निर्माण राजस्थान में किया गया है। तंजौर का जो बहादेश्वर का मंदिर है उसका निर्माण जो है राजा राज प्रथम ने करवाया था, और इस तरह से जो है गोवाकाइंडी का जो चोलापुरम का जो मंदिर था उस जिसको वरदेश्वर का मंदिर हम लोग कहते हैं, जिसका निर्माण जो है राजेंद्र पष्ट ने करवाया था। और इसे बहादेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित है और विशाल काय नंदी की प्रतिमा भी है जो कि देश के दूसरे सबसे बड़े नदी की प्रतिमा मानी जाती है, और पहले आंध्र प्रदेश के लोपेक्ष मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा चोला मंदिरों की जो मान्यता है या विशालताएं हैं उसके संदर्भ में विद्वान जो है फारगर्सन ने कहा है कि चोला कलाकारों को रक्षक की तरह ही सोचते हैं और इसको जौहरियों की तरह ही तरसते हैं। यानी कि चोला कलाकार जो होते थे वो किसकी तरह सोचते हैं? राक्षस की तरह सोचते हैं। रक्षक का मतलब क्या होता है? राक्षक अलग चीज होती है, राक्षस अलग चीज होती है। यानी कि किसी भी प्रकार से एक मिट्टी का बर्तन होता है उसको जिस प्रकार से आकृति देता है उसी प्रकार से जो पत्थर होता है उसको तरसने का काम करते थे, और ये चोला कलाकार जो हुआ करते थे वो बहुत आसान समझते थे किसी भी चीज को आकृति देना, पत्थर की मूर्ति को। तो जौहरी की तरह ही इसको क्या करते हैं, यानी कि एक सुनार जो होता है जिस प्रकार से एक जोहारी को यानी कि जो एक प्रकार से आभूषण को क्या करता है उसको पिघला देता है, उसको तरसा देता है, यानी कि उसको तरसता है, तो उसी प्रकार से ये लोग सोचते हैं। राष्ट्रकूट कला शैली के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। राष्ट्रकूट शासक जो है कर्षण प्रथम ने जो है एलोरो में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें द्रविड़ शैली के विमान शिखर यानी कि जिसको मंडप तथा गोरखपुर का उल्लेख है। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि इसमें बनाने के लिए पहाड़ियों के ऊपर नीचे की ओर करते हुए निर्माण किया गया है। पहाड़ियों के ऊपर जो है ऊपर से मंदिरों का निर्माण किया गया है जो नीचे की तरफ करते हुए आए हैं। ठीक है, यानी कि एलोरा के अंदर जो ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं बनाई गई है। राष्ट्रकूट के समय में जो एलोफेंटा की जो गुफाएं हैं उसमें मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। यह मंदिर शिव को समर्पित है। इसमें मूर्ति के 3 मुख बनाए गए हैं जो कि शिव के जनक माना जाता है, पालन माना जाता है, सहारक के रूप में दर्शाया जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार से एक मंदिर और है जिसको विजयनगर स्थापत्य कला कहा जाता है, जो कि 1336 में यानी कि राजधानी हिम्पू के अंदर बनाया गया है। कल्याण मंडल जो कि सैकड़ों स्तंभों से निर्मित है, जिस प्रकार से संभा भवन को कहा जाता है। इस मंदिरों की विशेषता क्या है देखिएगा, विजयनगर मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के प्रतिनिधित्व करती है। शासक कृष्णदेव राय है, इसके शासनकाल में बने हुए विठल्ली स्वामी मंदिर इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोत्तम उदाहरण। विजयनगर मंदिर जो है कला में गोपुरम की राय गोपुरम कहा जाता है। साथ ही में मंदिरों में अमन मठ एवं कल्याण मंडप उल्लेखनीय है। अमन मठ जो है किसी भी देवी को समर्पित होता है, जबकि कल्याण मंडल एक विशालकाय सभा भवन होता है जिसमें सैकड़ों स्तंभ होते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, अतः मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। इनकी राजधानी हिम्पू थी, जो वर्तमान समय में कर्नाटक पर अवस्थित है, जहां पर अनेक मंदिर मिलते हैं। ये अवस्थिति पात्र मंदिरों के रूप में जो है उल्लेखनीय की गई है। इसके बाद में देखिएगा विजयनगर राज्य के जो बने हुए हैं लोपाक्ष मंदिर, जो कि नंद प्रतिमा का निर्माण के लिए जाना जाता है। ये देश की सबसे बड़ी एकास्मक नदी का प्रतिमा है, जो कि लोपेक्षिक मंदिर बनाए जाते हैं और नृत्य शैली का शिव का नृत्य से जुड़ी हुई शैली का इसमें निर्माण किया गया है। विजयनगर के पतन के पश्चात के व नायक व सीमांत का उदय हुआ है, जो कि फलतः 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर तुरमलाई नायक के काल से लेकर सुंदरेश्वर मंदिर एवं मणिकेश्वर मंदिरों का निर्माण हुआ है। सुंदरेश्वर मंदिर को शिव को समर्पित थे, जबकि दूसरे मीनाक्षी रूप के जो मंदिर थे उनकी पत्नी को समर्पित थे, और इन मंदिरों को जो है मीनाक्षी मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में मीनाक्षी मंदिर जो होते थे वो तमिलनाडु के मुंद्राई में और वेगाई नदी के दक्षिण में स्थित थे पूरे मंदिर। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा मीनाक्षी मंदिरों की दीवारें जो होती थी वो स्तंभ पर अनेक आकृतियों से बनी हुई हुआ करती थी, और मंदिरों के पास की एक विशाल सौरभ धार्मिक कार्य हेतु बनाए हुआ करते थे ये मंदिर। और ये मंदिर जो है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के प्रमुख अंग हुआ करते थे। एक शहर के रूप में मीनाक्षी मंदिरों का क्या कहा जाता है? गोपुरम की दुनिया में सबसे ऊंचा गोपुरम मंदिर माने जाते थे। ठीक है। इसी प्रकार से तो देखिएगा वैसेर शैली के अंदर चालुक्य जो कला है उसके अंदर वैसेर शैली के मंदिर बने हुए थे। तो चालुक्य कलाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। चालुक्य कला चोलाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अब चालुक्य कला की बात कर लेते हैं। चालुक्य काल के अंदर जो देखिएगा वैसार शैली का प्रतिनिधित्व करती थी, और इसे कर्नाटक शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास जो है इस क्षेत्र में हुआ है। वैसेर शैली में द्रविड़ एवं नागर शैली का निर्माण मिश्रित मिलता है, अर्थात ये दोनों शैलियों को विशेषता जो है शामिल है। इस कला का प्रमुख केंद्र जो है एलाना, जो कि कहां पर है? एहोलो वातपी एवं पदुत्काल है। ठीक है। तो वहां के जो प्रमुख मंदिर है या जो केंद्र है वह एलोलो और पदत्काल के मंदिरों को माना जाता है, जो कि प्रमुख केंद्र है चालुक्य शैली के। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा इंडो इस्लामिक शैली के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर भारतीय और इस्लामिक शैली के मिश्रण के जो मंदिर बनाए गए हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में चर्चा करेंगे, इंडो इस्लामिक शैली के बारे में। ठीक है। आज की क्लास में एक बार हम फिर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं किन किन चीजों के बारे में हमने विशेष प्रकार से या विशेष रूप से चर्चा की है, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम फिर एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रकार की या किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग मेरे साथ में साझा कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो आपको नोट्स जो है मैंने पहले भी बताया था और फिर दोबारा बता रहा हूं कि आपको नोट्स जो है एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां से आप लोग परचेज कर लें और आराम से आप ऑफलाइन मोड पर इसको खरीद कर आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बार बार इसका रिविजन करेंगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। तो देखिएगा मंदिर स्थापत्य कला के बारे में आज की क्लास में हमने चर्चा की है, जिसके अंदर मंदिर स्थापत्य कला के अंगों के बारे में हमने जाना है, मंदिरों की निर्माण शैलियों के बारे में हमने जान लिया है, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय मंदिर कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। देखिएगा मंदिरों के प्रमुख अंग मैंने बताया, जिस प्रकार से अधिष्ठान, गर्भगृह, शिखर, गोपुरम, शीर्षक दो प्रकार के होते थे, अम्लक होते थे और स्तूपिक हुआ करते थे। स्तूपिक जो है किस प्रकार के शैली में हुआ करते थे? द्रविड़ शैली में हुआ करते थे, और अम्लक जो है किस शैली में होते थे? नागर शैली में कहा जाता था। तो इस प्रकार के हुआ करते थे। इसके बाद में देखिएगा मंदिरों की शैलियां कौन कौन सी थी। मंदिरों की 3 शैलियां मैंने बताई, जिसमें नागर शैली जो है हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक का क्षेत्र को माना जाता है। उसमें द्रविड़ शैली जो है कृष्ण नदी से लेकर कन्याकुमारी तक माना जाता है। वैसेर शैली जो कि दोनों